अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बीएड का 8609, इसकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे। उसमें हमने लास्ट में हमने अरस्तु की एजुकेशन पॉलिसी देखी थी। अब हम प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी, लॉक थ्योरी एंड मज़ीद जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्लेटो एजुकेशन पॉलिसी। अब प्लेटो की अरस्तु की पढ़ ली या प्लेटो की एजुकेशन पॉलिसी क्या है? हमने ऑलरेडी ये बात पढ़ ली है कि जो अरस्तु का टीचर था वो प्लेटो ही था। तो इन दोनों की जो एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट सिमिलरली है, कुछ ही डिफरेंस है, ठीक है ना। बिकॉज वो इनका टीचर था तो उसकी पॉलिसी भी इससे कुछ रिलेट ही कर रही थी। अच्छा, प्लेटो एजुकेशन पॉलिसी में वो ये कह रहे हैं कि प्लेटो गेव थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी इन हिज बुक द रिपब्लिक। द रिपब्लिक उसकी बुक का नाम था और उसने दी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये पहले थ्योरी का बात में इसलिए करें कि यहीं से ही उसने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को नेक्स्ट किया था। पहली जो चीज़ उसने की थी, उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी अपनी बुक में द रिपब्लिक, ठीक है। हिज एम वाज टू मेक एथेंस, एक्चुअली वो एथेंस में रह रहा था तो उसका ये एम था कि एथेंस को वो एक आइडियल स्टेट बना दे, कि उनको बिल्कुल एक परफेक्ट बनाए कि वो सबसे ज़्यादा तरक्की करें। तो हिज एम वाज टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है ना कि एथेंस एन आइडियल स्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं, फॉर दिस एवरी वन परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू डोमिनेट क्वालिटीज़। अच्छा, ये अभी देखिए मैंने कहा थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, उसके बाद उसने कहा कि एथेंस को उन्होंने आइडियल स्टेट बनाना था। अब आइडियल स्टेट बनाने के लिए कहता है कि हर एक अपने अपना जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, डोमिनेटेड क्वालिटीज़ हैं इस बंदे में, वो अपनी परफॉर्म करे, उसके अकॉर्डिंग टास्क जो है वो परफॉर्म करे। अब हर इंसान जो अपनी क्वालिटीज़ को परफॉर्म करेगा, उसके पे काम करेगा, तो डेफिनेटली जो उसका स्टेट होगा वो आइडियल बन जाएगा। तो उसने ये सजेशन उनको दी। अब देखिए, अब इन लोगों को ये तो नहीं पता ना कि उनमें क्या डोमिनेटेड क्वालिटीज़ हैं। ये फ़िलोसफी यही तो हमें बताती है कि हमें हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ होती है उसको हमें बताती है कि ये हमें क्वालिटीज़ है, और एजुकेशन क्या करती है, उस क्वालिटी पे वर्क करती है कि उसे वर्क करके हमें क्या फ़ायदा हो सकता है वो सिखाती है। अब उसके लिए उसने कहा, टू फाइंड द डोमिनेंट स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ सोल प्लेटो एडवाइस सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि उसने कहा कि डोमिनेटेड क्वालिटीज़ को हमें, मतलब डिवाइस को, सिस्टम को, एजुकेशन को उसने इसलिए डिवाइस किया, मतलब निकाला कि जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उनकी रूह के अंदर, वो उजागर हों, वो फाइंड आउट हों। तो एजुकेशन उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे चाहिए तो डोमिनेट क्वालिटीज़ हर बंदे की पता हो उसको। अगर पता होंगी देन वो टास्क परफॉर्म करेंगे और उसका जो एथेंस स्टेट है वो आइडियल बन जाएगा। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि ही टुक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन फ्रॉम एथन, कि उसने एथन से कॉन्सेप्ट लिया इंटेलेक्चुअल एजुकेशन का, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एजुकेशन फ्रॉम स्पोरिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, इसका मकसद ये है कि एथेंस से उसने जो कॉन्सेप्ट लिया वो था इंटेलेक्चुअल एजुकेशन। अच्छा, एथेंस में ये था कि वो फीमेल्स को ही एजुकेशन देते थे, लेकिन उसके सारे स्पेरिया एक कंट्री है, दूसरा स्टेट है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था कि मेल और फीमेल दोनों एजुकेशन हासिल करें। तो उसने अलग अलग कहाँ से कॉन्सेप्ट लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं, इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन devised by Plato education was compulsory for both men and women। अच्छा, अब जब उसने वहाँ से लिया इंटेलेक्चुअल एजुकेशन लिया अपनी एथेंस से, कॉन्सेप्ट ऑफ मिलिट्री एजुकेशन का लिया, मीन्स कि मिलिट्री मीन यहाँ पर है कि मैन और वुमेन दोनों की एजुकेशन, ठीक है ना, वो लिया स्पेरिया से। अब उसने अपना सिस्टम क्या बनाया? उसने कहा कि उसने अपना सिस्टम बनाया कि एजुकेशन वाज कंपलसरी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए? कंपलसरी मीन्स के ज़रूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि प्लेटो स्कीम ऑफ एजुकेशन। अब प्लेटो की स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या है वो देखते हैं। कुछ पॉइंट्स ए और बी में उसे कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना।
अब जैसे हमने वो पढ़ा था अरस्तु की, उसमें था कि 0 से 7 साल के बच्चे पेरेंट्स लें, 7 to 14 और फिर 14 to 21 के अलग पॉलिसी थी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। वो कह रहे हैं ऑल न्यूली बोर्न चिल्ड्रन वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्लेस्ड इन कस्टडी ऑफ स्टेट। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी न्यूली बोर्न बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे जो पैदा हुए हैं, उनको अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया जाए और स्टेट की कस्टडी में दे दिया जाए। उसका सजेशन ये थी कि उन बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग करके स्टेट की कस्टडी में दे दिया जाए। अब इसका देखें, कह रहे 0 से 10 तक प्राइमरी एजुकेशन होगी, 10 से 15 तक नेक्स्ट एजुकेशन होगी और 15 to 20 नेक्स्ट फर्दर होगी। हम इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, इधर क्या पढ़ना है या इधर क्या पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन वो कह रहे हैं स्कूल विल हैव अ प्ले ग्राउंड, कि ऐसे स्कूल हों प्राइमरी एजुकेशन के लिए जहाँ पे बच्चों को प्ले ग्राउंड हो, कि वहाँ पे उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ, ठीक है। सिर्फ क्लासरूम नहीं, प्ले ग्राउंड मस्ट हो उनके लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कह रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम विल बी स्पोर्ट्स। अच्छा, उसने 0 से 10 तक कंप्लीट स्पोर्ट्स को बोला हुआ है कि आप लोगों ने स्पोर्ट्स ही पढ़नी है, पढ़नी भी स्पोर्ट्स है, ठीक है, परफॉर्म भी स्पोर्ट्स करनी है, कि आपका मेन सब्जेक्ट, मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपका स्पोर्ट्स पे फोकस हो, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाउंडेशन ऑफ हेल्थ विल बी मेड सो स्ट्रॉन्ग दैट नो मेडिसिन रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। वो अब ये कह रहे हैं कि जो आपके कैडेट्स होंगे, मीन्स कि जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि उनको फ्यूचर में कोई मेडिसिन ज़रूरत ही ना पड़े, कि स्टार्टिंग से ही उनकी बच्चों की जब ग्रोथ होनी है, बच्चों की जब बेस बननी है, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि फ्यूचर में जाकर अपनी हेल्थ को वैसे मेंटेन रखें कि उनको फ्यूचर में जाकर कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है ना। अब बी में वो ये कह रहे हैं कि 10 से 15 साल बच्चों के यहाँ म्यूज़िक होना चाहिए, बेसिक मैथ, हिस्ट्री और साइंस, ठीक है ना। अब 10 से 15 साल कौन सी एजुकेशन दी कि म्यूज़िक उनको सिखाएं, बेसिक मैथ। अब म्यूज़िक कौन सा होना चाहिए, वो सॉन्ग वाला म्यूज़िक नहीं, जो अच्छा म्यूज़िक होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना, लाइक पियानो वगैरह। अच्छा, वो अभी कह रहे हैं ट्रेंड इन म्यूज़िक टू सप्लीमेंट देयर फिजिकल थॉट। मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने टोटली म्यूज़िक पर ही उससे डिपेंड करना है, ठीक है ना। यही बात उसने अरस्तु ने भी की थी कि म्यूज़िक लिटिल बिट होना चाहिए, कि थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी बच्चों को सिखाना चाहिए फॉर देयर फिजिकल थॉट्स, कि अगर उनके फिजिकल थॉट को अच्छे करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, म्यूज़िक भी रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक भी उनको सिखाना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि बेसिक मैथ, हिस्ट्री एंड साइंस टॉट इन फॉर्म ऑफ वर्सेस, के वर्सेस की फॉर्म में मैथ, हिस्ट्री एंड साइंस जो है वो भी इनको सिखाया जाए। अब ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी 10 to 15 ईयर जब बच्चों की एज होती है, उसमें म्यूज़िक, बेसिक मैथ, हिस्ट्री एंड साइंस उनको सिखाई जाए। अच्छा, नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि 15 to 20 मॉरल एजुकेशन, उनको मोरालिटी उनको सिखाई जाए, उनकी मॉरल एजुकेशन जो है उस पर काम किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एट 20 हाई लेवल आ जाता है, वो बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 20 से 30 क्या हो जाए, एडवांस फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल ट्रेनिंग। और फर्दर जैसे जैसे हमारी स्टेजेस जो हैं वो हाई होती जाएंगी, वैसे वैसे जो एजुकेशन का लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा, ठीक है ना। ये आपने खुद से इसको एक्सप्लेन करके लिख लेना है कि आप लोगों को पता है यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट है, उस पर स्टडी करेंगे, कोई अपना लाइक वहाँ पे आपको जाके पता चल जाएगा आप में डोमिनेट क्वालिटीज़ के, आपका सब्जेक्ट कौन सा, आपने किसको पढ़ना है, किस में आपका इंटरेस्ट है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने खुद वहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं देयर मे बी लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन। वो कहते हैं बेशक उस टाइम जो है बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया हो किसको, प्लेटो की थ्योरी की, बट इट कैन नॉट बी इग्नोर दैट प्लेटो वाज विजडम, कि ये किसी तरह से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि प्लेटो जो था वो एक विजडम था, वो एक समझदार इंसान था, ठीक है। ही न्यू दैट सोसाइटी कैन ओनली डिवेलप व्हेन मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वली ट्रेंड। वो कहते हैं अच्छे से जानता था कि सोसाइटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि मैन एंड वुमेन दोनों क्या होने चाहिए, एजुकेशन में इक्वली ट्रेंड होते। अच्छा, वो एथेंस में रह रहा था और एथेंस की ये पॉलिसी थी कि वो अपने मैन को, जो आदमी थे उनको बढ़ाते थे, वुमेन्स को नहीं बढ़ाते थे। डेफिनेटली हमें किसी की सोच बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और स्टार्टिंग में हर कोई कहते हैं कि इसको क्या पता, हमारा जो एक काम चलता आ रहा है वही ठीक है। तो किसी की सोच को चेंज करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो एथेंस भी जब
जब इसने एजुकेशन पॉलिसी दी तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि तुम्हें क्या पता, लेकिन हर बंदा ये ज़रूर जानता था कि ये एक समझदार इंसान है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थी प्लेटो की थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नॉलेज, के जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या थी। अब जब अरस्तू और प्लेटो की पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ये सारा चैप्टर से पूरी बुक की ऐसी है, कभी किसी की थ्योरी आ रही है, कभी किसी की थ्योरी आ रही है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे अगर कोई और थ्योरी आ जाती है, किसी और की थ्योरी आ जाती है, देन आप लोगों ने ये पढ़ ली होंगे ना, इन्हीं को मिला के कोई लिख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होता, मार्क्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन तब्दील होके आ जाते हैं, लेकिन उसमें मटेरियल यही चीज़ें होती हैं। अब देखें, पिछली थ्योरी और ये थ्योरी आपस में रिलेट कर रही है, प्लेटो और अरस्तू की थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी खुद से चेंजेस कर लेना आप। ये जो हमारा लेवल है, आप लोगों का जो लेवल है, आप लोग खुद से चेंजेस करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ये तो क्वेश्चन हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तो आप लोग कहते हो कि नहीं ये वो तो क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने क्वेश्चन कोई भी स्किप करके नहीं आना, जितने पूछे गए वो आपने लिख कर आने हैं, इसी में से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब वो कह रहे हैं कि जॉन लॉक वाज बोर्न, पहले जॉन लॉक था कौन, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं जॉन लॉक वाज बोर्न ऑन 29 अगस्त 1632 एट रिंगस्टन इन कंट्री ऑफ सैम्ब्रेस्ट इन साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं हिज फादर वॉज अ लॉयर, उसके जो मतलब वाले थे वो एक वकील थे, एंड स्मॉल लैंड ओनर, की एक छोटी सी ज़मीन के भी मालिक थे। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं लिटल इज़ नोन अबाउट जॉन लॉक अर्ली एजुकेशन, कि थोड़ा बहुत उसकी अर्ली एजुकेशन के बारे में पता कि उसने कहाँ से ली है, उसको देखते हैं। वो कह रहे हैं कि हाउ एवर एट एज ऑफ 15 इन 1647 उसने अपने जो है एजुकेशन स्टार्ट की थी, 1632 में वो पैदा हुआ था, ठीक है। वो कहते हैं ही वाज सेंट टू द वेस्टमिनिस्टर स्कूल इन लंदन, वेस्टमिनिस्टर स्कूल जो है लंदन का, वहाँ पे उसको भेजा गया। देन वो कह रहे हैं ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग बॉय एंड इन 1650 ही वाज इलेक्टेड टू अ किंग स्कॉलरशिप, कि वो एक बहुत ज़हीन, बहुत मेहनती इंसान था, बहुत मेहनती लड़का था, और उसको देखिए 1647 में तो वो गया था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1650 में आफ्टर 2 to 3 ईयर उसको किंग स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया गया था। देखिए किंग स्कॉलरशिप के लिए उसको क्या किया गया था, इलेक्टेड किया गया था, ठीक है। अब एक इंसान को, एक पर्सन को, एक बच्चे को जब इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिले तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ना, तो कहते हैं दिस गेव हिम टू राइट टू फ्री एक्सेस टू मेजर स्कॉलरशिप, इसने उसको ये हकूक़ दे दिया था कि वो जो मेजर बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप हैं वो भी उस तक एक्सेस कर सकते, उस तक पहुंच सके, ठीक है, एट बोथ एक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। अब एक बच्चा जो ज़हीन है तो टीचर्स भी कहते हैं आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, तो उसको एक फ्री एक्सेस मिल गया था आफ्टर किंग स्कॉलरशिप। अब नेक्स्ट इसकी थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है वो कह रहे हैं although the thought was not immediately concerned with education, वो कहते हैं अचानक जो सोच है वो एजुकेशन से रिलेट नहीं करती इतनी जल्दी। by far the most important of Locke writing and one which had great significance for education was the essay concerning human understanding। वो कहते हैं शुरू में तो खैर किसी की भी उस टाइम नहीं सोच थी कि एजुकेशन की तरफ जाए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ये सोच थी, उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस, उसने किसको ज़्यादा अहमियत दी, एजुकेशन के लिए अहमियत दी। क्यों दी अहमियत, क्योंकि वो कंसर्न करता था ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग पर, वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग पर उसने एजुकेशन को कंसर्न किया कि ह्यूमन की जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। अब देखिए बात वही आ रही है, प्लेटो ने क्यों एजुकेशन की तरफ किया, कि उसने एथेंस को बनाना था आइडियल स्टेट। इसने एजुकेशन को क्यों कहा, इसने इसलिए कहा कि मुझे ह्यूमंस की क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी सोच के बारे में पता करना है। तो उनकी सोच कैसे पता चलेगी, सोच या हो जाए या क्वालिटीज़ हो जाए, एक ही बात है कि ह्यूमन की सोच के बारे में उनके आइडियाज़ हम कैसे ले सकते हैं, थ्रू एजुकेशन। तो इसी वजह से इसने भी एजुकेशन को प्रमोट किया था। When a group of 5 or 6 friends meet to discuss a point in philosophy, उसका ऐसे तब ओरिजिनेटेड आया था जब कोई 5 से 6 लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, फिलोसफी के बारे में। लॉक पर्पस वाज टू एग्जामिन द नेचर,
वो कह रहे हैं कि लॉग पर्पस वास्ट टू एग्जामिन, उसका नेचर को था ना, मीन्स कि इंसानों की नेचर। अब देखिए 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, फिलोसफी के बारे में डिस्कशन हो रही है ना, फिलोसफी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं कि फिलोसफी क्या है, क्या क्या है, सबकी राय अपनी अपनी है। तो तब उसने सोचा कि हर इंसान की नेचर के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं, तब उसने एक ऐसे लिखा। तो फिर वो कह रहे हैं था उसका मेन पर्पस क्या था, हिज मेन पर्पस वाज टू एग्जामिन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट है कि फॉर लॉग ऑल नॉलेज कम थ्रू एक्सपीरियंस। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जैसे हर नॉलेज, तमाम नॉलेज, किसी भी किस्म की नॉलेज एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। अब 2 लोग हैं, उनको लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए, अगर एक चीज़ पे उन्होंने राय देनी है, अब एक इंसान को उस चीज़ को लेके और कोई एक्सपीरियंस हुआ, दूसरे इंसान को लेके उस चीज़ पे कोई और एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके पास तो उसी की नॉलेज होगी ना। वो आएगा, वो कहेगा मेरे साथ तो ऐसे हुआ, दूसरा आएगा कहेगा नहीं मेरे साथ तो ऐसे हुआ। तो वे कह रहे हैं कि फॉर लोग कह रहे हैं कि नॉलेज कहाँ से आती है, ये थ्रू एक्सपीरियंस के जरिए आती है। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, आपके पास कहते हैं नॉलेज नहीं आएगी। तो उसकी सोच यही थी, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपके पास नॉलेज नहीं आएगी। बट वो ये नहीं कहते, वो क्वालिटीज़ की बात भी कहे कि इन इंसानों में क्वालिटीज़ भी हैं उस नॉलेज को हासिल करने की। ठीक है ना। नेक्स्ट वो ये कह रहे ही आर्ग्यू डैट एट बर्थ द माइंड इज ब्लैंक, मतलब वो कह रहे जब बर्थ के टाइम में, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम जो माइंड होता है वो बिल्कुल खाली होता है, ब्लैंक होता है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती, कुछ भी पता नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन फील विद आइडियाज एज दे एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू 5 सेंसेस। वो कहते हैं ह्यूमन अपने 5 सेंसेस के जरिए जो आइडियाज आते हैं उसको अपना फील करते हैं। ठीक है, थ्रू एक्सपीरियंस के जरिए उन आइडियाज को फील करते हैं थ्रू 5 सेंसेस को यूज करके। उसके बाद कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इन आइडियाज ऑफ पीपल नॉट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल मीन कि इंफरादी, मेल या फीमेल की वजह से, या डिफरेंट इंसानों की वजह से कि ये इंसान और है इसकी सोच ऐसी है, हम कहें नहीं ये और इंसान है तो इसलिए इसकी सोच ऐसी है। वो कहते हैं डिफरेंस उनके आइडियाज में इस वजह से नहीं आता, एंड देयर एबिलिटीज टू रिसीव बट द डिफरेंसेस इन देयर एक्सपीरियंस। वही बात होगी कि लोगों की सोच में इसलिए डिफरेंस नहीं है कि वो डिफरेंट है, उनकी सोच में इसलिए डिफरेंस है कि उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो डिफरेंट टाइप का हुआ है। अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया है कि हम लोग कोई हमारे पास जो होता है एक्सपीरियंस, किसी को किस तरह होता है, किसी को किस तरह होता है, तो जिसको जिस तरह एक्सपीरियंस होगा उसको वही नॉलेज होगी। तो इसीलिए इनमें क्या होता है, वो कहते हैं डिफरेंस होता है थ्रू एक्सपीरियंस के, डिफरेंट एक्सपीरियंस की वजह से ही उनके थॉट्स क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वो कह रहे हैं द क्वेश्चन इज हाउ देन वाज नॉलेज एक्वायर्ड, कि नॉलेज कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आंसर दिस इन 1 वर्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जब आप लोगों को होगा कि नॉलेज कैसे हासिल करना है, तो आप उसको एक वर्ड में भी आंसर दे सकते हैं। यू कैन सेट दैट थ्रू एजुकेशन वी कैन गेट नॉलेज। जब एजुकेशन हासिल करेंगे आपको पता चलेगा कि एजुकेशन से ही नॉलेज आ रहा है, देन यू कैन से थ्रू एजुकेशन वी कैन गेट नॉलेज, वी कैन अचीव नॉलेज, वी कैन एक्वायर नॉलेज। ठीक है ना। अब उसके बाद 6 पॉइंट है, बट एक्सपीरियंस इट सेल्फ गेन्ड वाई दिस सेंस वॉज नॉट सफिशिएंट ऑफ इट सेल्फ फॉर नॉलेज। अब वो ये कह रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अब वो ये मत सोचें कि वो आपके लिए सफिशिएंट होगा नॉलेज हासिल करने के लिए। मतलब नॉलेज हासिल करने के जितने मर्जी एक्सपीरियंस करोगे वो कम ही होंगे, वो काफ़ी नहीं होंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ही वॉज एडमिटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटीज, कि वो ये भी कहते हैं कि अब टोटली उसने किसकी बात की, एक्सपीरियंस की बात की, एक्सपीरियंस के जरिए ही नॉलेज आता है। लेकिन वो कहता है कि एडमिट करते हैं इस बात को भी कि क्वालिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं लोगों में, थ्रू क्वालिटीज़ भी वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं ना। 8 पे वही कह रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन लोग इंक्लाइन टू वर्ड नेचर रेदर देन न्यूचर, रेदर देन नेचर, नर्चर या न्यूचर जो भी इसको आप प्रोनाउंस करेंगे। इट्स मीन कि देखिए वो कहता है कि लोगों नेचर की बजाय वो कहता है जो वहाँ का माहौल है उसकी तरफ उसने ज़्यादा फोकस किया कि क्लासरूम का माहौल भी है तो वो कैसा है कि लोगों के पास वहाँ पे देखिए क्लासरूम में बेंच डेस्क नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा, क्लासरूम का प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी तो क्या फ़ायदा। वो नेचर की बजाय नर्चर को उसने इसलिए फोर्स किया या न्यूचर को इसलिए उसने मतलब फोकस किया कि वहाँ का माहौल कैसा हो। ठीक है ना। उसके बाद वो ये कह रहे हैं फ्रॉम बोर्ड लॉग टर्न टू माइंड ही बिलीव डैट पेरेंट्स शुड पर्सनली एक्सरसाइज देयर चिल्ड्रन। अच्छा अब ये बात कह रहे हैं कि
पहले एक्सपीरियंस की बात की, फिर उसने कहा मैं क्वालिटीज़ को भी इग्नोर नहीं करता। वो कहता है कि उसको यकीन है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों को पर्सनली क्या कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। यही बात सेम अरस्तु ने की थी कि स्टार्टिंग में बच्चों की परवरिश क्या होना चाहिए, पेरेंट्स करें। और ये मतलब नहीं है कि उसके बाद वो पेरेंट्स करना छोड़ दें। अगर वो किसी मतलब स्कूल में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इवन वो कहीं भी जा रहे हैं, हायर लेवल पे भी जाएं, तो पेरेंट्स को चाहिए उनके साथ से परवरिश करें, उनकी मॉरल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करते रहें। उनका काम सारी ज़िंदगी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। अब वही बात होगी, अगर आप लोगों को स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है और घर में कुछ ना बताया जाए तो वो बच्चे को इतना याद नहीं रहता। तो अगर आप लोग पेरेंट्स जो हैं बच्चों को घर में भी चीज़ें सिखाएंगे तो उनके एजुकेशन में मज़ीद इजाफा होगा, मज़ीद पॉइंट्स होंगे वो क्लियर होंगे। तो ये थी आज की वीडियो, पार्ट 3 था इसका पार्ट। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, वीडियो को वॉच कर लेते हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट करके लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, समझ आई है या नहीं आई है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो ये मुझे लाजमी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।